हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है, तो एलएलबी के पेपर थर्ड की बात करेंगे आज। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम एलएलबी के पेपर थर्ड की बात करेंगे। पेपर थर्ड का नाम क्या है भैया? हिंदू विधि फर्स्ट, या फिर कहिए पारिवारिक विधि फर्स्ट। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए और बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए आ गए हैं हम पहले क्वेश्चन पे, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। प्राचीन हिंदू विधि में विवाह की मान्य पद्धति थी। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि प्राचीन हिंदू विधि में विवाह की मान्य पद्धति कौन सी थी। तो भाई पहला क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या पूछा गया? ब्रह्म पद्धति। बी में पूछा गया देव पद्धति। सी में पूछा गया प्रजापत्य। और डी में पूछा गया आर्ष। और ई में पूछा गया उपयुक्त तो सभी। ये सारे के सारे जो हैं वो भी मतलब सभी के सभी पद्धति हैं, मतलब कि प्राचीन हिंदू विधि के। ठीक है, विवाह के लिए। तो इन पांचों में से कौन सा विकल्प सही आप बताइए। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए होंगे, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो आपको उत्तर याद रहेगा 100%। अगर क्वेश्चन याद है आपको तो उत्तर जरूर याद रहेगा, ये जान लीजिए। तो क्या कहा गया है प्रश्न में कि भैया प्राचीन हिंदू विधि में विवाह की मान्य पद्धति कौन सी थी। तो यहाँ पर आपका ई नंबर सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? ई नंबर, मतलब उपयुक्त सभी जितने भी ये चार दिए गए हैं आपके, ब्रह्म पद्धति है, देव पद्धति है, प्रजापत्य है, आर्ष है, ये सारे के सारे सही हैं आपके। समझ रहे हैं? तो ये जो है प्राचीन हिंदू विधि में विवाह की मान्य पद्धति ब्रह्म पद्धति भी थी, देव पद्धति भी थी, प्रजापत्य भी था और आर्ष भी, मतलब उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे सही हैं। समझ गए? तो प्राचीन हिंदू विधि में विवाह की मान्य पद्धति थी, कौन सा विकल्प सही है? ई, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन समय में हिंदू विवाह के बारे में क्या सत्य है। जो प्राचीन समय में हिंदू विवाह के बारे में क्या सत्य है, ये चीज़ आपको बताना है। पहले विकल्प में कहा गया है भाई विवाह संविदा था। दूसरे विकल्प में कहा गया है विवाह एक बंधन था। सी विकल्प में कहा गया है विवाह एक अटूट बंधन था। और डी में कहा गया है उपरोक्त सभी। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को तो इसका उत्तर आप बिना पढ़े भी लगा सकते हैं, मतलब कि जिसकी शादी हो चुकी है वो जानता होगा, और जिसकी शादी नहीं हुई है वो शायद नहीं जानता होगा, या तो अपनी माता पिता या फिर कोई बुजुर्ग लोग या बुआ लोग जो भी आती हैं तो कम से कम कुछ पुरानी बातें बताने लगती हैं। आपके घर में भी ऐसा हुआ होगा, तो उस तरह की चीज़ें बताती हैं। विवाह एक अटूट बंधन है या विवाह एक बंधन है, तो विवाह संविदा था, ये चीज़ तो बिल्कुल ही पहले के समय में नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें से टिक लगा सकते हैं आप अपने हिसाब से सही। ठीक है, लेकिन मैं तो बता ही दूंगा आपको, इसमें जो है सी विकल्प आपका सही है, विवाह एक अटूट बंधन था। प्राचीन समय में हिंदू विवाह के बारे में जो है ये लाइन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, विवाह एक अटूट बंधन था, ये पहले कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन समय की बात है। ठीक है, तो ये सही आप कर सकते हैं इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है भाई? प्राचीन समय में हिंदू विवाह के बारे में क्या सत्य है? तो विवाह एक अटूट बंधन था, सी विकल्प सही है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि धारा 12 की उपधारा 2 का के तहत याचिका यथा स्थिति बल के चालू रहने से, ठीक है,
चालू रहने से, परिवर्तित हो जाने के या कपट का पता चल जाने के कितने वर्ष के अंदर पेश किया जाना चाहिए। मतलब ये कहा गया है कि धारा 12 की जो उपधारा है वो है 2 का, ठीक है। तो उपधारा 2 का के तहत, उपधारा 2 का के तहत याचिका यथास्थिति बल के चालू रहने से, परिवर्तित हो जाने के या फिर कहिए कपट का पता चल जाने के कितने वर्ष के अंदर पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। तो कितने वर्ष के अंदर अंतर्गत पेश किया जाना चाहिए भाई बताइए। तो ये जो है 1 वर्ष के अंतर्गत आपको या 1 वर्ष के अंदर आपको पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। कपट का पता चल जाने के बाद जो है आपको 1 वर्ष के अंदर पेश किया जाना चाहिए। तो तीसरे का कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है, पहला मतलब 1 वर्ष, ठीक है। ए विकल्प आपका तीसरे में सही है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि एक व्यक्ति को हिंदू विवाह के पश्चात यह पता लग जाता है कि उसकी पत्नी दूसरे से गर्भवती है, फिर भी वह संभोग करता है। तत्पश्चात विवाह को धारा 12 मतलब 1(चा) के आधार पर शून्य घोषित कराने के लिए याचिका पेश करता है। क्या उसकी याचिका न्यायालय ग्राह्य करेगा? तो ए विकल्प कहता है हाँ न्यायालय ग्राह्य करेगा। बी कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि धारा 12 की उपधारा 2(3) के अधीन ऐसा या ऐसी मनाही है। सी कहता है कर भी सकता है और नहीं भी। डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें चौथे में आपका जो है वो बी सही है, समझ गए। मतलब कि उसकी याचिका न्यायालय ग्राह्य करेगा नहीं करेगा, समझ रहे हैं। बी विकल्प सही है, आप लगा लीजिए टिक, ठीक है। जो याचिका है करता है याचिका वो न्यायालय ग्राह्य करेगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि धारा 12 की उपधारा 2(3) के अधीन ऐसी मनाही है, समझ रहे हैं। तो बी विकल्प यहाँ पे आपका सही होगा। आगे बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के कितने वर्ष के पश्चात, मतलब डिक्री पारित होने के कितने वर्ष पश्चात, वर्ष पूछा गया है कि कितने वर्ष के पश्चात यदि पक्षकार सहवास आरंभ न करे तो न्यायालय विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर सकेगा। तो कितने वर्ष के पश्चात ये पूछा गया है, ठीक है। यदि पक्षकार सहवास आरंभ न करे तो न्यायालय विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर सकेगा। तो 5वें में भैया आपका ए सही है। कौन सा सही है भैया? ए, ठीक है। मतलब 1 वर्ष, कितने वर्ष के पश्चात? सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के पश्चात। तो आपका 5वें में ए विकल्प बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे 6वें नंबर क्वेश्चन की। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12(ख) जो 1976 में जोड़ी गई है के तहत पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद के लिए क्या आधार हो सकता है? मतलब वो जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 की धारा जो 12(ख) है, उस 12(ख) से जो 1976 में जोड़ी गई है, तो इसके तहत पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद के लिए, विवाह विच्छेद का मतलब होता है अलगाव, विवाह विच्छेद के लिए क्या आधार हो सकता है? तो भाई ए विकल्प में कहा गया 6 माह से अलग रह रहे हैं। बी कहता है 9 माह से अलग रह रहे हैं। सी कहता है 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं। डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। तो 6वें में आपका जो है वो सी विकल्प सही होगा, मतलब 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रहे। तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। 6वें में आप सी विकल्प टिक लगा लीजिए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम 7वें नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। किस नंबर क्वेश्चन की बात करें? तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
कि भाई शून्य और शून्य करणीय विवाहों के आपत्तियों की धर्मजता के विषय में हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा उपबंध करती है? सातवें में कौन सा विकल्प सही है, धारा बताइए। शून्य और शून्य करणीय से रिलेटेड है कि शून्य और शून्य करणीय विवाहों के आपत्तियों की धर्मजता के विषय में हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा उपबंध करती है? धारा 16 या धारा 15 या फिर धारा 14 या फिर कह दीजिए धारा 13 खा। बताइए कौन सा विकल्प सही है सातवें में? भाई सातवें में आपके ए विकल्प सही है, धारा 16। समझ रहे हैं? शून्य और शून्य कड़ी विवाहों के लिए जो है जो धर्मजता के विषय में हिंदू विवाह अधिनियम की जो है कौन सी धारा उपबंध करती है भैया? तो आपका यहाँ पर ए विकल्प सही है पूरी तरह से, धारा 16 जो है उपबंध करती है। ठीक है, आगे बात करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन की। भाई 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विविवाह के लिए दंड होगा। तो द्विविवाह के लिए दंड होगा भैया भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के अनुकूल। ए कहता है। बी कहता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अनुकूल। सी कहता है धारा 17 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत 2 वर्ष के लिए। डी कहता है भैया उपयुक्त में से कोई है ही नहीं, तो द्विविवाह के लिए दंड होगा। ठीक है, 8वें में आप सही टिक लगा लीजिए, ए विकल्प सही होगा आपका, मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के अनुकूल है। ठीक है, बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह की आयु क्या है? विवाह की आयु पूछी गई है भैया, बताइए। ए विकल्प कहता है वर की 21 वर्ष होनी चाहिए, कन्या की 18 वर्ष बी कहता है, सी कहता है ए और बी दोनों सत्य हैं, डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह की आयु तय की गई है, वर की 21 वर्ष होनी चाहिए और कन्या की 18 वर्ष होनी चाहिए। तो भाई इसका मतलब क्या है? सी विकल्प सही है, ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो 9वें नंबर में आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। आ गए हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है शून्य विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में है? तो धारा पूछी गई है कि शून्य विवाह जो है वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में है। शून्य विवाह के बारे में पूछा गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में है शून्य विवाह। ठीक है, तो किस धारा में है भैया बताइए? तो ये 11 नंबर धारा में है, सॉरी। ठीक है, किस नंबर? धारा 11 में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा भैया? ए विकल्प सही होगा, 11। ठीक है, धारा 11। तो शून्य विवाह जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 में जो है शून्य विवाह के बारे में बताया गया है। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो है धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? 10 नंबर में कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प सही होगा। ठीक है, पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। अब 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की, ठीक है, धारा 5(3) की शर्तों, मतलब की शर्तों क्या? आयु 21 वर्ष एवं 18 वर्ष के उल्लंघन में धारा 18 के तहत दंड का क्या उपबंध है, ये बताओ। तो ए विकल्प कहा गया 5 दिन, बी विकल्प कहता है कि 15 दिन तक का सादा कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों में से कोई एक। सी कहता है 15 दिन तक का कठोर कारावास और डी कहता है 16,000 रुपये का जुर्माना। तो भाई 11 विकल्प में कौन सा, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही है भैया बताइए। ठीक है, तो इसमें आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है,
मतलब बी विकल्प में बताया गया है कि 15 दिन तक का सादा कारावास होगा और 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों में से कोई एक होगा। समझ रहे हैं, 15 दिन का सादा कारावास और 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर कहिए दोनों में से कोई एक। समझ रहे हैं, तो कौन सा विकल्प सही होगा 11 नंबर क्वेश्चन में? बी विकल्प सही है आपका। बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के खंड 4 और 5 प्रतिसिद्धि, नातेदारी और सपिंड संबंध, ठीक है, संबंध सॉरी, के उल्लंघन पर धारा 18 के खंड खा के तहत सजा है। कौन सी सजा है भैया? ए नंबर कहता है 1 माह तक का सादा कारावास या 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों में से कोई एक। बी कहता है 2 माह तक का कारावास है। सी कहता है 2 वर्ष तक का कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना, और डी कहता है 5,000 रुपये का जुर्माना है। मतलब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के खंड 4 और 5 में प्रतिसिद्धि, नातेदारी और सपिंड संबंध के उल्लंघन पर, मतलब संबंध के बारे में बताया गया है कि मतलब संबंध में के बारे में अगर उल्लंघन करता है तो उस पर धारा 18 के खंड खा के तहत सजा है। समझ रहे हैं, धारा 18 के खंड खा के तहत सजा है। तो भाई 12 में कौन सा विकल्प सही है बताइए? तो 12 में ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। और इसमें जो है क्या कहा गया है कि 1 माह तक का सादा कारावास या 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या कहिए दोनों में से एक। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका ए विकल्प आपका सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है 10 क्वेश्चन और मिलेंगे। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन जितने भी हो सकेंगे मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम लगता है इसलिए। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना, और अगर आप लोगों में से कोई नया है हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, ताकि आपके दोस्त लोग भी 12 नंबर ये क्वेश्चंस हैं, 12 नंबर क्वेश्चंस तक तो देख सकें वीडियो को। कम से कम क्या पता क्वेश्चंस इसमें से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी सेकेंड पेपर कॉन्ट्रैक्ट पे, उसमें से धाराएँ पूछी गई थी जो कि फंसी थी। लेकिन ये चीज़ है कि इसमें से थोड़ा सा अलग शब्द के हिसाब से पूछ लिया गया था बस। जैसे धारा 21 के बारे में मैंने बताया था तो वो पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो धाराएं पूछी गई थी। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन तक आप तैयार करिए, तब तक और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आज ही मिलेंगे, और आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।